होगा, ये चीज ना आ जाए कहीं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा एक बार, सीसीई पे क्वेश्चन है, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन इज इसेंशियल फॉर, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है, ये आप कमेंट करके बताएंगे फटाफट से। 48% लोग बी कह रहे हैं, देखेंगे अभी। डाइल्यूटिंग द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा बोर्ड की अकाउंटेबिलिटी को डाइल्यूट करने के लिए सीसीई लाया गया, ऐसा कुछ नहीं है भाई, है ना, ये बेकार की बात है, आपको भटकाने के लिए दिया है ये ऑप्शन। बी ऑप्शन है करेक्टिंग लेस फ्रिक्वेंट एरर्स मोर देन मोर फ्रिक्वेंट एरर्स, यानी जो गलतियां कम होती हैं उनको करेक्ट करने के लिए। तो ये सिर्फ गलतियों के लिए थोड़ी बनाया गया है, सीसीई तो बहुत बड़ा सिस्टम है, सीबीएसई के द्वारा 2009 में लागू किया गया। ये इवैल्यूएशन का सिस्टम है कि मूल्यांकन का तरीका है कि बच्चे को रेगुलर बेसिस पे आप ऑब्जर्व करो, उसका मूल्यांकन करो, किसी एक दिन टेस्ट लेके मत डराओ, थ्रू आउट द ईयर देखो। और कॉम्प्रिहेंसिव यानी सिर्फ पेन पेपर वाला टेस्ट मत लो, उसकी बाकी एक्टिविटीज, उसके बाकी डेवलपमेंट को भी आप फोकस में लेकर के आओ, चाहे वो कॉग्निटिव हो, सोशल हो, इमोशनल हो। अंडरस्टैंडिंग हाउ लर्निंग, कोई बच्चा स्पोर्ट में भी अच्छा हो सकता है तो आप उसको भी देखो। अंडरस्टैंडिंग हाउ लर्निंग कैन बी ऑब्जर्व्ड, रिकॉर्डेड एंड इम्प्रूव्ड अपॉन, यानी ये समझना कि लर्निंग कैसे हो रही है, इस चीज को ऑब्जर्व कर पाना, उसको रिकॉर्ड करना, बच्चे की लर्निंग को, और इम्प्रूव कैसे की जा सकती है, इसकी बात सीसीई करेगा कि यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाए, उसको दर्ज किया जाए और सुधार कैसे लाया जाए। इसलिए सीसीई का सिस्टम लाया गया कि सिर्फ टेस्ट लेके ये मत देखो नंबर कितने हैं, कैसे सुधर सकते हैं, किस क्षेत्र में अच्छा है बच्चा, सारा कुछ पता लगे। स्कोलैस्टिक प्लस को स्कोलैस्टिक यानी शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों पक्षों का आकलन हो। ठीक, फाइन ट्यूनिंग ऑफ टेस्ट विद टीचिंग, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 पर, 6 क्वेश्चन और बचे हैं आपके, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, एक दो बार आया हुआ है। लॉरेंस कोहलबर्ग्स थ्योरी, यानी लॉरेंस कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, मॉरल डेवलपमेंट का, विच लेवल सिग्निफाइज द एब्सेंस ऑफ मॉरलिटी इन ट्रू सेंस। एब्सेंस यानी नैतिकता क्या है, उपस्थित ही नहीं है, नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। यानी वो कौन सा लेवल है जहां बच्चे को नैतिकता से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी कोई अपनी कोई मॉरल प्रिंसिपल्स नहीं है, बाहर से एक्सटर्नल मॉरलिटी या रूल्स की वजह से वो कुछ रूल्स मान लेता है क्योंकि उसको दंड का डर है ना, उसको पनिशमेंट से बचना है। कौन सा लेवल है, लेवल 1, जिसमें टिट फॉर टैट, या तो टिट फॉर टैट की बात होगी या फिर पनिशमेंट से बचना चाहता है इसलिए आज्ञा का पालन करेगा, उसकी खुद की कोई मॉरलिटी नहीं है। तो लेवल 1 में कोई खुद की मॉरलिटी नहीं होती, जीरो मॉरलिटी है सेल्फ की। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, बाहर से एक्सटर्नल रूल्स की वजह से वो मानता है चीजें। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर द प्रोग्रेसिव मॉडल ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, यानी सामाजिकरण के प्रगतिशीलवादी मॉडल के लिए कौन सी एक बात सही नहीं है। सामाजिकरण का प्रगतिशील मॉडल का मतलब है आगे बढ़ता हुआ नई अप्रोच, नए जमाने का समाजीकरण, जिसमें बेहतर तरीके से, जहां वर्ड प्रोग्रेसिव आ जाए समझ जाइए अच्छे के लिए बात हो रही है, भलाई के लिए, प्रोग्रेस के लिए, आगे बढ़ने के लिए बात हो रही है, अचीवमेंट की बात हो रही है ना, प्रगति की बात हो रही है। मैम इतना अच्छा और तबियत खराब की बात पढ़ा, अरे थैंक यू अंशु, मजा आता है यार आप लोगों से। कल बीच में क्लास बंद हो गई थी, बड़ा अच्छा नहीं लगा। देखो फर्स्ट ऑप्शन, चिल्ड्रन एक्सेप्ट व्हाट दे आर ऑफर्ड बाय द स्कूल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल बैकग्राउंड्स, यानी बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे सामाजिक पृष्ठभूमि उनकी कुछ भी हो। तो ये तो अच्छा तरीका नहीं है, बच्चे अपने बैकग्राउंड को थोड़े ना भूल जाएंगे भाई, जिस समाज, जिस संस्कृति, जिस परिप्रेक्ष्य से वो आ रहे हैं, आपको तो उस तरह के उदाहरण देकर उनको कनेक्ट करना था, और आपने कहा कि जो हम बता रहे हैं वही मान लो, तो ये तो अच्छा तरीका नहीं है। बी ऑप्शन, देयर शुड बी अ प्लेस फॉर डेमोक्रेसी, अच्छा नॉट ही पूछा है, फिर तो सही है। देखो क्योंकि ये सही नहीं है इसीलिए सही है, क्योंकि पूछा ही सही नहीं है, यानी पूछा ही गलत है इसलिए गलत ही सही है। ठीक, देयर शुड बी अ प्लेस फॉर डेमोक्रेसी इन द क्लासरूम, ये बात सही है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार हो, लेकिन सही थोड़ी पूछा है हमसे, तो गलत पूछा है। फिर आते हैं बी ऑप्शन पे, सोशलाइजेशन इज एन अडॉप्शन ऑफ सोशल नॉर्म्स, हटा दो, यानी सामाजिकरण क्या है, अडॉप्शन है सोशल नॉर्म्स का, कह सकते हैं कि समाज में जो नियम चल रहे हैं उनका अधिकरण है एक हद तक। एक्टिव पार्टिसिपेशन है ग्रुप वर्क में और सोशल स्किल सीखता है बच्चा, बिल्कुल सही बात है। तो बी सी डी तीनों सही हैं, ए ऑप्शन यहाँ गलत है लेकिन वही सही है क्योंकि गलत ही पूछा था। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कहेगा, द टीचर नोटिस्ड दैट पुष्पा कैन नॉट सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑन हर ओन, टीचर ने नोटिस किया कि एक बच्ची है पुष्पा, वो खुद से अकेले कोई एक प्रॉब्लम या कोई एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रही, अटक रही है। However, she does so in the presence of adult or peer guidance. हालांकि वो अगर कोई अडल्ट हो जो उससे ज्यादा जानता है या कोई पीयर उसका साथी है जिसको वो चैप्टर आता है, उसकी गाइडेंस या उसकी हेल्प से वो कर लेती है उस क्वेश्चन को सॉल्व। तो ये प्री ऑपरेशनल थिंकिंग है, थिंकिंग की तो यहाँ बात ही नहीं हो रही। ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है या स्कैफोल्डिंग है, लेटरलाइजेशन है, बताइएगा एक बार, फिर जाकर के हम आगे बढ़ेंगे।
स्कैप फोल्डिंग है, ये जो गाइडेंस है ये स्कैप फोल्डिंग है ना, जोन की बात नहीं हुई, हेल्प के बारे में बात हो रही है। यानी पाड़ यानी ढांचा कह सकते हैं आप इसको। स्कैप फोल्डिंग टेम्परेरी हेल्प को कहते हैं कि जब आप किसी क्वेश्चन पर अटक रहे हो, कोई हेल्प कर दे, जैसे अभी किसी क्वेश्चन पर आप अटके होंगे, मैंने वो एक्सप्लेन कर दिया, आपको समझ आ गया, ठीक, तो ये स्कैप फोल्डिंग है। लेकिन पेपर में मैं थोड़ा ना जाऊंगी एग्जाम आपके लिए अटेम्प्ट करने, ये स्कैप फोल्डिंग है। जब तक आप खुद नहीं करना सीख जाते तब आपको मदद दी जाती है जहां आप अटक रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, which one out of the following provides information about the roles and behaviors which are acceptable in a group during early childhood period? अर्ली चाइल्डहुड पीरियड हमें पता है 2 से 6 वर्ष का टाइम है, 2 to 6 years of age, ठीक है ना, 2 to 6 years of age अर्ली चाइल्डहुड। लेटर क्या है 6 से 12। लेटर चाइल्डहुड को हम स्कूल एज या गैंग एज भी कहते हैं, ये आपकी प्ले एज या टॉय एज है, ठीक है। तो अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करता है जो एक समूह में स्वीकार्य है। यानी कि आपको कौन बताएगा जब आप 2 से 6 वर्ष के बच्चे हैं कि कहां पे कैसे बिहेव करना है। मेजरली इस टाइम पे वो प्ले वे में जाना शुरू करेगा, प्रॉपर स्कूल में जाना शुरू नहीं करेगा। तो प्ले वे का और पीयर्स से भी उतनी बात नहीं होती, वो बहुत ज्यादा अलग थलग रहना पसंद करेगा। तो इसके 2 आंसर हो सकते हैं, पीयर्स और पेरेंट्स। नहीं, ये तो नहीं होगा खैर, क्योंकि पीयर्स में उतना घुलना मिलना अभी उसका शुरू हुआ नहीं, अभी वो जाना शुरू करेगा, बस मानेगा नहीं उनकी। सिबलिंग्स एंड टीचर्स तो नहीं होगा, पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स इसका सबसे सटीक उत्तर हो सकता है, बाकी टीचर्स एंड पीयर्स भी इसका उत्तर हो सकता है। इट डिपेंड्स के आंसर की में क्या वो देना चाह रहे हैं, है ना। तो हम पेरेंट्स एंड सिबलिंग के साथ जाएंगे, माता पिता एवं भाई बहन, इनका सबसे ज्यादा प्रभाव है। उसने अगर प्ले वे में जाना शुरू भी किया है तो अभी टीचर्स और पीयर्स का उतना प्रभाव नहीं है, बट हाँ हो सकता है। तो हम सी के साथ ही जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। हम देख लेते हैं, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा है, द साइकोलॉजिस्ट हु डिफाइंड मॉरल डेवलपमेंट, पावलोव, मैकडूगल, पियाजे, नन ऑफ द अबव। पियाजे आंसर होगा भाई। मैम प्लीज रिप्लाई, कंफ्यूजन है बहुत इसमें। विश्वकर्मा, ये तो पियाजे है ना। सबसे पहले मॉरल डेवलपमेंट की जो थियरी है वो पियाजे ने दी, फिर बाद में ये जो कोहलबर्ग है इन्होंने दी, उनकी इनकम्प्लीट रह गई थी थियरी, और उन्हीं से प्रभावित होकर के कोहलबर्ग ने अपनी थियरी दी थी जो मॉरल डेवलपमेंट की थी। तो इसका तो आंसर अगर आपको दिख रहा है कि यहाँ कोहलबर्ग है ही नहीं तो सिंपल पियाजे है, कोई दिक्कत ही नहीं है। देख रहे सैयद, अदर सब्जेक्ट दिला देंगे मॉक टेस्ट ऐप में, डोंट वरी। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। विश्वकर्मा प्रसाद, आपका जवाब आपको मिल गया होगा, प्याजे सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 28 का सी ऑप्शन दे रहे हैं 74% लोग। चलिए आएंगे इस पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप्स फॉल अंडर लेटर चाइल्डहुड। अभी डिस्कस कर रहे थे 6 से 12 वर्ष, गैंग एज कहते हैं इसको। अब एक आध साल इधर उधर हो सकता है, कई सारे राइटर ये काम करते हैं, यानी टोली अवस्था या समूह अवस्था है ये, ठीक है। गैंग एज, समूह अवस्था, स्कूल एज, इसी को इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी कहा है किसने, एरिक एरिक्सन ने। फ्रॉइड ने इसको लेटेंसी यानी सुषुप्ता अवस्था कहा है। पियाजे ने इसको कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी मूर्त संज्ञात्मक अवस्था कहा है। होपफुली आप ये बात समझ गए होंगे। ये 11 से 18 के बाद तो फिर ये एडोलेसेंस आ जाएगा, बर्थ टू 6 ईयर्स ये इन्फेंसी आ जाएगा, बर्थ से लिखा है अगर तो, ठीक है, नहीं तो इन्फेंसी जन्म से 2 वर्ष होती है। लेकिन कुछ राइटर्स हैं जो इस तरह की बात करते हैं, ये अडल्टहुड हो जाएगा 18 से 24। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन था आज के लिए। ये देखिएगा, आर्जव सेज दैट, आर्जव एक बच्चा है, सेज दैट लैंग्वेज डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वंस इनेट प्रीडिस्पोजिशन व्हाइल सोनाली फील्स दैट इट इज बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट। यानी सोनाली एक बच्ची है, वो कहती है भैया जो भाषा का विकास है वो आपके एनवायरमेंट से, पर्यावरण से हो रहा है, क्योंकि आप आसपास लोगों को बोलते हुए देखते हैं, ठीक। वहीं आर्जव एक बच्चा है, वो कहता है ये तो इनेट या प्री डिस्पोजिशन की वजह से हो रहा है, क्योंकि हमारी हेरिडिटी में वो क्षमता है। एनिमल्स तो नहीं बोल पा रहे, अगर एनवायरमेंट में तो वो भी रहते हैं, तो कुत्ता बात तो नहीं करने लग जाता हमसे। अगर हम उसको घर में एक पेट पाल भी लें तो बातें थोड़ा ना करता है हमारी भाषा में, तो भाई हेरिडिटी में भी क्षमता है। तो आर्जव कह रहा है हेरिडिटी की वजह से लैंग्वेज आती है व्यक्ति को, और सोनाली कह रही है कि नहीं एनवायरमेंट का असर है। अगर आप एनवायरमेंट ही मत दो, मोगली को छोड़ दोगे जंगल में तो वो इंसानों की भाषा नहीं बोल पाएगा। एनवायरमेंट का भी रोल है, डिनाई नहीं कर सकते, दोनों बातें सही हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट है, नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट है, यानी प्रकृति एवं पोषण विवाद कहते हैं इसको। प्रकृति बोले तो नेचर का मतलब क्या है, ये स्टैटिक है, इसमें परिवर्तन संभव नहीं है, इसको हेरिडिटी कहेंगे, है ना, हेरिडिटी। नर्चर क्या है, नर्चर है आपका एनवायरमेंट यानी वातावरण, कि आप जैसे किसी पौधे को पोषित करते हैं उसी तरह से एनवायरमेंट की बात हो रही है, ठीक। और कोई इसमें बनता ही नहीं है। आखिरी सवाल आज के लिए, फिर आप जाकर के सो जाइएगा, मैं कोशिश करूंगी थोड़ी सी एक्सरसाइज करूं। मेकिंग स्टूडेंट्स मेंबर्स ऑफ अ क्लीनलीनेस कम्युनिटी टू मोटिवेट देम फॉर द सेम, यानी बच्चे स्वच्छता को महत्व दें, इसके लिए उन्हें एक स्वच्छता कमेटी बनाई गई और उसमें शामिल किया गया ताकि वो प्रमोट करें स्वच्छता को। अब इसके बारे में आपका क्या ख्याल है,
बताइएगा संध्या। बिहेवियरिस्टिक अप्रोच है ये। व्यवहारवादी तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स के गाने गाते रहते हैं, वो कहाँ से मोटिवेशन की बात करेंगे कि भैया किसी को इन्वॉल्व करो, एक्टिविटी करके सीखने की बात बिहेवियरिस्टिक अप्रोच नहीं करती। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच तो ये कहती है इनेटली ही अच्छा है व्यक्ति, उसमें भी इस तरह की बातें नहीं होती। कॉग्निटिव अप्रोच कह सकते हो, बट कॉग्निटिव अप्रोच आपके माइंड पे फोकस करेगी, ये सोशल ग्रुप बना करके मोटिवेशन पे नहीं। तो डी ऑप्शन कॉग्निटिव से बेटर है, इसलिए इसके साथ जाएंगे। सोशियो कल्चरल कॉन्सेप्शंस ऑफ मोटिवेशन, यानी प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं, यानी मोटिवेशन समाज संस्कृति में जब हम ग्रुप में क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। आपका दोस्त कहे कि मेरे मॉक टेस्ट में इतने नंबर आए हैं, आप कहे मेरे इतने आए हैं, मैंने वहां से पढ़ा, अरे मैं भी लेटसन से पढ़ती हूँ, चलो दोनों मिलकर साथ में पढ़ते हैं, है ना, या कुछ भी इस तरह का। तो बेसिकली जब आप ग्रुप में सीखते हैं, या बोला जाता है ना एक से भले दो, तो वो मोटिवेशन भी बढ़ेगी, आपकी हिम्मत भी बढ़ेगी, करेज भी बढ़ेगी, अंटिल अनलेस सामने वाला इतना खराब इंसान ना हो कि आपका सब कुछ गिरा दे, है ना, आप में खराब आदतें डाल दे और आप डलने भी दें। ठीक है, तो अगर संगति सही है तो हम कह सकते हैं भैया मोटिवेशन अच्छी होगी। अगर क्लीनलीनेस कम्युनिटी यानी ग्रुप में बच्चे किसी काम को प्रमोट